नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़। नई शिक्षा नीति आ गई है। इस नई शिक्षा नीति को लेकर हरियाणा सरकार ने भारतीय जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी और निर्दलीय विधायक जिन लोगों ने सरकार को समर्थन दिया हुआ है, एक ज्वाइंट बैठक का आयोजन किया। ये बैठक हो चुकी है और इस बैठक में क्या कुछ मुद्दे रहे हैं, क्या कुछ बातचीत हुई है, इस पर हम बात करेंगे और कई मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं भाजपा के कोसली से विधायक लक्ष्मण सिंह यादव। बातचीत करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार देवेंद्र जी, और आपके पंजाब केसरी का भी धन्यवाद। जी सर, मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा, कल ज्वाइंट बैठक हुई है, क्या कुछ जो है एजेंडा था और आपकी तरफ से क्या कुछ उसमें जो है मुद्दे रखे गए? एजेंडा तो केवल यही था कि शिक्षा नीति के तहत किस तरह से सभी स्कूलों को जोड़ा जाए, नई शिक्षा नीति को किस तरह से लागू किया जाए, उनमें कोई विभिन्न कोई सुझाव हों, उनको भी इम्प्लीमेंट किया जाए। तो ये सारी चीज़ों की चर्चा विस्तार से उस बैठक में हुई है। मुख्यमंत्री जी उसकी अध्यक्षता कर रहे थे, शिक्षा मंत्री भी वहाँ पे विराजमान थे और डिप्टी स्पीकर दुष्यंत जी भी वहाँ विराजमान थे। और जैसे आपने कहा कि जेजेपी के विधायक और इंडिपेंडेंट विधायक और भाजपा के विधायक उस बैठक में शामिल थे। सभी ने उस शिक्षा नीति को अच्छा बताते हुए उसमें क्या क्या सुधार हो सकते हैं उनमें सुझाव दिए। आपके इलाके की अगर बात करें तो अलग अलग विधायक थे, तो अलग अलग इलाके की जो है डिमांड्स वहाँ पर रखी गई होंगी। आपकी तरफ से क्या विचार जो है डिमांड रखी गई? मुख्य रूप से तो स्कूलों का जो परिस्थितियां हैं उनको ठीक किस तरह से किया जाए, उन डिमांडों के साथ साथ विशेष डिमांड यही थी कि मॉडल संस्कृति स्कूल विधानसभा वाइज दिए जाएं और कौन कौन से दिए जाएं, इसके बारे में भी मुख्यमंत्री जी ने और शिक्षा मंत्री जी ने सभी विधायकों से सुझाव मांगे। तो मेरे यहाँ सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 2 संस्कृति मॉडल स्कूल बनाए, जिसमें एक नाहड़ ब्लॉक में आता है गुड़ियानी और दूसरा आता है जाटसाना ब्लॉक में बोड़िया कमालपुर। तो 2 संस्कृति मॉडल स्कूल सरकार ने दिए हैं। मैं इस के लिए मैं धन्यवाद भी करता हूं मुख्यमंत्री जी का, शिक्षा मंत्री जी का। अब उन्होंने इंग्लिश मीडियम की तर्ज पे, उन इंग्लिश मीडियम के स्टैंडर्ड के आधार पे उनमें वो सुख सुविधाएं सब होंगी जो पहले भी ज़िले वाइज दिए गए थे, लेकिन ज़िले में पहले एक ही था, अब ब्लॉक वाइज दिए गए हैं, तो इसलिए ब्लॉक वाइज हमें 2 मिले हैं। इसलिए दूसरा, मैंने अपने हल्के की डिमांड भी उस समय रखी। मैंने सबसे पहले तो एक यही डिमांड रखी कि जो हमारे एक नया ब्लॉक बना ढहेड़ा ब्लॉक मेरी विधानसभा में, तो उस ब्लॉक में बीओ का ऑफिस होना चाहिए, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर होना चाहिए, ताकि उस ब्लॉक में जो जितने भी स्कूल हैं वो अच्छे से मेंटेन हो सकें। और जब ब्लॉक बना है तो मैं समझता हूँ कि बीडीओ ब्लॉक ऑफिसर भी वहाँ पे बैठना चाहिए, तभी ब्लॉक पूरी संपन्नता की तरफ बढ़ेगा। दूसरा, मैंने बहुत सारे स्कूलों की अपग्रेडेशन की भी मुख्यमंत्री के सामने भी रखी और हमारे शिक्षा मंत्री गौरपाल जी के सामने भी मैंने अपग्रेडेशन स्कूलों की मांग करी। वहीं जहाँ जहाँ हमारे शिक्षक नहीं है, जिसमें मान लीजिए पढ़ाने वाला कोई टीचर नहीं है, वो पूर्ति करने के लिए भी डिमांड रखी। तीसरा, मैंने कहीं फिजिक्स केमिस्ट्री की क्लासेज चलाने की बात करी, तो कहीं सरकार तोड़ रही थी स्टूडेंट कम होने की वजह से, लेकिन इस बार स्टूडेंट बढ़ रहे हैं क्योंकि हमारी शिक्षा नीति के साथ साथ इस बार सरकार ने विशेष ध्यान दिया है। उसकी वजह से आज सरकारी स्कूलों में अब जो शिक्षार्थी बढ़ रहे हैं, तो उसी की बदौलत मैंने कहा कि वो क्लास से तोड़ी ना जाएं, उनको बनाया जाए। दूसरा, मैंने जोन के ऊपर भी चर्चा करी, क्योंकि आपने देखा कि ट्रांसफ़र नीति के अंतर्गत हमारे यहाँ जोन बटे हुए हैं। अगर इस जोन में अगर सर्विस कर ली तो वो अगले जोन में जाएगा नेक्स्ट, तो हमारा वो जोन में भी क्या है कि डिस्टेंस की वजह से ही और उसमें असुविधाओं की वजह से ही वो भी मैंने शिक्षा मंत्री के सामने रखी, वो जोन भी बदला जाए, तो ताकि जिससे एजुकेशन में किसी तरह की बाधा उत्पन्न ना हो, तो उसमें भी मैंने चर्चा करी है। और साथ साथ लेबोरेटरी के ऊपर भी चर्चा करी। और तीसरा, मैंने एक मुख्य मुद्दा जो था, आपने देखा होगा अटल लैब का, अटल लैब की बार बार चर्चा आती है, क्योंकि अटल लैब हम 10 लाख रुपए सरकार अटल लैब का जो अच्छे स्कूल हैं उनको दे रही है और उनमें लैब अच्छे से चले,
उसके लिए 2 लाख हर महीने हर साल देती है। तो वो लैब अच्छी तरह से चले, उनकी मैंने कहा था कि भाई ये अगर जो सही नहीं चल रही उनकी इंक्वायरी कराई जाए कि कौन एजेंसी इसमें गड़बड़ कर रही है। तो उस मुद्दे को भी मैंने उठाया और अनेक जैसे मुद्दों को साथ में लेते हुए एजुकेशन से संबंधित, चाहे वो बिल्डिंग नई बनाने की बात हो, चाहे वो जाटू साणा का हमारा जो मुख्यमंत्री जी घोषणा करके आए थे गर्ल्स कॉलेज की, वो भी अभी नहीं चढ़ा है, तो उसको भी मैंने मांग उठाई कि भाई हमारा अब वो कॉलेज जो जाटसाना की घोषणा थी उसको पूरा किया जाए। एक लॉ कॉलेज की घोषणा थी उसको भी पूरा किया जाए। तो और कुछ जैसे 18 सेक्टर में हमारा गर्ल्स कॉलेज है रेवाड़ी में, उसकी भी तीसरी मंजिल की बिल्डिंग बननी है, उसकी भी डिमांड उठाई। ठीक उसी तरह से कोसली में भी हमारा राज्य के जो कॉलेज है उसमें भी कुछ बिल्डिंग की कमी है और कुछ टीचरों की व्यवस्था करने की भी मैंने मांग उठाई, चाहे वो नाहड़ कॉलेज की है चाहे वो कवाली कॉलेज की है। तो सबकी डिमांड मैंने उठाई। जैसे जैसे मैंने धन्यवाद भी करा मुख्यमंत्री जी का। अगर डॉक्टर हमारे यहाँ थे ही नहीं, 13 डॉक्टर होते थे तो वहाँ 1.5 डॉक्टर की थी, लेकिन सरकार ने उस बात को सुना। आज कोई हॉस्पिटल ऐसा आपको नहीं मिलेगा मेरे हल्के में जिसमें एक भी डॉक्टर की सीट वैकेंट हो। 13 के 13 हुए हैं। एक जैसे कोसली में 13 की डिमांड थी, वहाँ आज 13 है। गुरावड़ा में 5 की डिमांड थी, आज वो गुरावड़ा में पूरे 5 के 5 हैं। इसी तरह से डहिना में डिमांड थी, डहिना में पूरे हैं। उसी तरह से बउआ में डिमांड थी, फतेहपुरी में डिमांड थी और गुरावड़ा में डिमांड थी। तो सारे के सारे आज कोई डॉक्टर की कमी किसी हॉस्पिटल में नहीं है। इसी तरह पे मैंने कहा कि अध्यापकों की भी कमी ना हो, क्योंकि धीरे धीरे व्यवस्थाएं बनती हैं और मैं ये समझता हूँ कोरोना में व्यवस्था बनाने का काम मुख्यमंत्री जी ने अनेक तरह से किया है। करीब 10 महीने हो चुके हैं आपको विधायक बने हुए, तो कुछ कार्य शुरू किए होंगे, कोरोना काल आ गया, वो रुक गए होंगे, तो अभी आगे क्या प्लानिंग है? आपके विधानसभा क्षेत्र में क्या कुछ जो है दोबारा शुरू करने जा रहे हो और क्या कुछ नया देने जा रहे हो? ये ठीक बात है कि आपने देखा कि मार्च के मध्य में ही कोरोना आ गया था और कोरोना की वजह से जो काम स्पीड पकड़ रहे थे उनमें विलंबता आई, रुकावट आई। आपने पता ही है 5 महीने लगातार इसमें संघर्ष कोरोना से करते रही सरकार और हम सब लोग सभी संगठन मिलके। और जो हमने काम उस समय पे जो उठाए थे उन विषयों पे सरकार काम करना शुरू ही किया था, तब कोरोना आ गया था। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि मेरे क्षेत्र में तो 3-4 मुख्य समस्याएं हैं। जैसे मैंने विधानसभा में भी उठाया था कि भाई एक तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि ग्रामीण क्षेत्र है मेरा टोटल, तो एक तो किसानों का अनाज समय पे बिक जाए, ये समस्या है। दूसरा, किसानों को समय पे बिजली मिल जाए, समय पे पानी मिल जाए, तो ये मुख्य रूप से समस्याएं हैं। तो उन समस्याओं को मैंने विधानसभा में भी उठाया था और सरकार ने माना भी था। जब पहले हमारे ज़िले में मुश्किल से 3 मंडियाँ ही होती थी जो किसानों का माल परचेज करती थी, लेकिन इस बार जब मैंने डिमांड रखी कि भाई मध्य प्रदेश की तर्ज पे हर 10 किलोमीटर पे एक मंडी हो जाए, तो इस बार सरकार ने उस पर काम किया है और मेरे ज़िले में 14 मंडियाँ हुई, जिसमें मेरी विधानसभा में 9 मंडियाँ खोलने का काम किया। तो समय पे किसानों का अनाज बिका, इससे किसान बड़ा खुश है। दूसरा, आपने देखा कि पानी की समस्या को लेके था, मैंने दूसरी समस्या पानी को भी लेके उठाई, क्योंकि हमारे नहरों में पानी बहुत कम आता था। मुश्किल से 250-300 क्यूसेक पानी आता था, लेकिन अब उसमें हमने व्यवस्थाएं ठीक करते हुए अब वो 609 क्यूसेक पानी किया है। और अब तो आपको पता है बारिश में तो 700-800 क्यूसेक भी पानी आ रहा है। तो इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ वाटर लेवल नीचे है, उसको भूमि को रिचार्ज करने के लिए पानी की बड़ी महत्वता है और उसी कड़ी में सरकार इसमें काम कर रही है। आपने देखा बिजली में सुधार के भी, क्योंकि पिछले दिनों भूकंप भी आए, तूफान भी आए, खंभे भी टूटे, बिजली की तारें भी टूटी, ट्रांसफार्मर भी गिरे, लेकिन मैं तो सरकार को बधाई देना चाहूँगा और बिजली विभाग को, उन्होंने एक दिन में 800 खंभे गिरे और 62 ट्रांसफार्मर एक ब्लॉक में गिरे, उसको ठीक करने का काम उन्होंने 3-4 दिन में किया। मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। ठीक उसी तरह से मेरे दूसरा ब्लॉक जाटसाना में भी 15-20 दिन के बाद एक भूकंप और तूफान आया और उसमें भी 90 खंभे गिरे, तो वो भी ठीक बड़ी जल्दी से करी। तो इसमें डेवलपमेंट के साथ साथ सरकार ने कुछ व्यवस्थाएं ठीक करने का काम जो है वो किया है। एक सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी बड़ौदा उपचुनाव होना है, कांग्रेस जो है लगातार
विधायकों की ड्यूटी लगा दी गई है कि आपको इस क्षेत्र में जाना है, इन गांवों में जाना है। क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी ऐसा कुछ हो रहा है चुनाव प्रचार के लिए? हालांकि प्रदेश चुनाव प्रभारी जो हैं वो जरूर बना दिए गए हैं कृषि मंत्री, विधायकों को क्या कुछ ड्यूटीज दी गई हैं या नहीं दी गई अभी तक? अभी तक तो विधायकों को मैं समझता हूँ कोई जिम्मेवारी नहीं दी गई है, क्योंकि चुनाव तो संगठन लड़ता है, सरकार नहीं लड़ती। चुनाव हमारा संगठन लड़ता है, भारतीय जनता पार्टी लड़ती है। और आपने देखा उसी कड़ी में हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष जेपी दलाल, जो हमारे कृषि मंत्री भी हैं, उनको ये जिम्मेवारी दी गई है। अब वो आगे देखते हैं कि इनकी कहाँ कहाँ ड्यूटी लगाती है, कहाँ कहाँ उनकी उपयोगिता है, उस हिसाब से संगठन ये सब तय करेगा। एक श्री राम मंदिर के निर्माण कार्य का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया है काफ़ी लंबे वक्त के बाद, और आंदोलन के बाद ये दिन आया है। इस पर आप क्या कहेंगे और लोगों को किस तरीके से इस मौके को लेना चाहिए? देखिए, मंदिर हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं था। मंदिर इसलिए मुद्दा बना कि राम का मंदिर था, और राम आपको पता है मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। मर्यादाएं समाज में किस तरह से रहें, मर्यादाओं में जीवन यापन किस तरह से हो, क्योंकि सब चीज़ें मर्यादाओं से चलेंगी तो मैं समझता हूँ सारे झगड़े लफड़े सब बंद। तो मुख्य मुद्दा तो यही था कि भाई राम का जो संस्कार हैं, राम की जो विचारधारा है, आपने देखा भी होगा कि राम किस तरह से वनवास में जाके सबरी के जाके जूठे बेर खाता है, उसी तर्ज पे हमारा भी भारतीय जनता पार्टी का भी विचार है। एक अंतिम आदमी का उदय, अंतिम आदमी को विकास की कड़ी से जोड़ा जाए, अंतिम आदमी को मुख्य धारा से जोड़ा जाए। वही राम के संस्कार से ही भारतीय जनता पार्टी ने ये संस्कार लिया। और आपने देखा सबरी अंत में जाके कितने वर्षों से इंतज़ार कर रही थी, उसको भी जाके गले लगाए और उनके जूठे बेर श्री राम ने खाए। और राम इसलिए भी ज़रूरी है, अगर राम चाहे गिरिजन हो, चाहे पिछड़े हो, चाहे जीव जंतु हो या प्रकृति, उन सब का पोषक करते हुए राम जी ने 14 साल के वनवास में ये पूरी दुनिया को संदेश दे दिया कि भाई प्रकृति से बड़ा कोई नहीं है, सबको गले लगा के चलो। चाहे अहिल्या थी, चाहे वो अभी मैंने बताया क्या नाम है, भिलनी थी। तो इस तरह के मतलब कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, समाज को सबको साथ लेके चलें। और उसी की कड़ी में मुझे कई बार लगता है कि श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने भी ये नारा दिया होगा, सबका साथ सबका विकास। और वो जब भी कभी कोई बात करते हैं तो वो 130 करोड़ देशवासियों की बात करते हैं, वो किसी धर्म जात में नहीं पढ़ते। वो कहते हैं कि सब भारत के नागरिक हैं और सबको मुझे साथ लेके चलना है। तो मुझे कई बार लगता है कि राम की विचारधारा को लेके श्रीमान नरेंद्र मोदी जी चल रहे हैं। और ये संघर्ष कोई ऐसे ही नहीं हुआ, आपने देखा 492 साल लग गए, 7 पीढ़ियाँ इसमें खप गई। हमारे पूर्वजों ने कितना संघर्ष, कितने प्राणों की आहुतियाँ दी, केवल इसलिए नहीं दी कि वो मंदिर बने, केवल इसलिए दी कि वो संस्कार जिंदा रहे, वो संस्कृति जिंदा रहे, वो विचार जिंदा रहे, जिससे समाज और राष्ट्र चलेगा। तो वो राम राज का जो सपना हमारा है वो पुनः लौट के आएगा। और मैं समझता हूँ कि आज वो अब राम मंदिर के शिलान्यास कल श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने की है, उससे मुझे लगता है कि नया एक अध्याय भारत में जुड़ने वाला है, नई शुरुआत भारत में एक होने वाली है, नई विचारधारा और आगे बढ़ने वाली है। और जो राम राज का सपना हमने संजोया था वो उसको हम अब पूरा करने जा रहे हैं। जी धन्यवाद। तो भाजपा के कोसली से विधायक लक्ष्मण सिंह यादव मेरे साथ थे, उनसे तमाम मुद्दों पर बात की। कैमरामैन अमनदीप सिंह के साथ मैं देवेंद्र, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।